हेलो फ्रेंड्स। आज हम नाइन्थ क्लास की साइंस का फर्स्ट चैप्टर जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस कोर्स में जो NCERT 2024-25 है, इसमें हम जो है NCERT क्लास नाइन्थ की साइंस के सारे चैप्टर्स कवर करेंगे एक एक करके। इस वीडियो में मैंने सिर्फ जो है कॉन्सेप्ट्स को कवर किया है। इसमें कोई भी क्वेश्चन आंसर्स और एक्सरसाइज वगैरह कवर नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि क्वेश्चन आंसर्स या एक्सरसाइजेज भी कवर करनी है तो कमेंट करके बताएं, मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो डालूंगा। तो स्टार्ट करते हैं हम हमारा जो पहला चैप्टर है क्लास नाइन्थ की साइंस का, जिसका नाम है मैटर इन आर सराउंडिंग। स्टूडेंट्स, ये जो चैप्टर 1 है मैटर इन आर सराउंडिंग्स, ये बहुत बेसिक चैप्टर है और इसमें जो है बड़े बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। तो इसको स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले हम समझेंगे कि मैटर क्या है। ये जो हमारा यूनिवर्स है, इसमें जो भी चीज़ें हैं वो जिस मटेरियल से बनी हुई है उसको जो साइंटिस्ट है क्या बोलते हैं, मैटर। तो सिंपल भाषा में मैटर क्या हुआ, कोई ऐसी चीज़ जिसका कोई मास है या उसने कोई स्पेस ऑक्युपाई किया हुआ है, उसे जो है साइंटिफिक लैंग्वेज में मैटर कहा जाता है। अब मैटर क्या है, जो भी आपको अपने आसपास चीज़ें दिखाई देती हैं वो सारी की सारी मैटर है। जैसे एयर, वाटर, सॉइल एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें जो है, जो भी आपको दिख रही है वो सारी की सारी क्या है, मैटर है। मैटर की एक खास बात क्या होती है कि मैटर जो है छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल से बना हुआ होता है। ये टाइनी पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं कि जो हमें दिखाई नहीं देते। हमें जो मैटर दिख रहा है अपने सामने, उसके अंदर बहुत छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल्स हैं जिनको जोड़ जोड़ करके वो बना हुआ है। अभी हमने देखा कि जो हमारा मैटर है वो छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल से बना हुआ है। ये जो टाइनी पार्टिकल्स हैं इनकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स होती है। वो करेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है वो हम स्टडी करेंगे अब। सबसे पहले कहता है कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर है वो वेरी स्मॉल हैं, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। ये हमें जो है अपनी आंखों से दिखाई नहीं देते हैं। दे हैव स्पेसिस बिटवीन दैम। दे मतलब जो ये पार्टिकल्स हैं उनके बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। यहाँ पे आप इस डायग्राम में देखोगे कि ये जो ब्लैक कलर के दिख रहे हैं ये छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जिनसे ये जो पूरे का पूरा जो है मैटर बना हुआ है। ये सॉलिड मैटर दिख रहा है, ये लिक्विड है और ये क्या है, गैसियस मैटर है। अब देखो आप, जो ये हमारे पार्टिकल्स हैं इनके बीच में जो वाइट कलर का है ये क्या है, स्पेस है। तो इनकी एक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है कि ये जो पार्टिकल्स हैं इनके बीच में जो है हमेशा स्पेस होता है कुछ ना कुछ। सॉलिड में ये स्पेस कम होता है, लिक्विड में ये थोड़ा ज़्यादा है और गैसेस में ये सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि दे आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग। जो हमारे ये टाइनी पार्टिकल्स हैं जिनसे मैटर बना हुआ होता है, ये पार्टिकल्स हमेशा जो है मूव करते रहते हैं कॉन्टिन्यूसली, वो एक जगह पे नहीं रुकते। अब आप देखोगे कि जो गैसेस है उसमें जो क्या है, ये जो पार्टिकल्स है इनके बीच में स्पेस बहुत है तो ये फ्रीली कहीं को भी मूव कर सकते हैं। अगर करें हम लिक्विड की बात तो इनमें स्पेस तो थोड़ा है लेकिन गैसेस से कम है, लेकिन सॉलिड वालों से थोड़ा ज़्यादा स्पेस है। तो इनके पास भी जो है मूव करने के लिए स्पेस है, तो ये भी इस स्पेस में जो है इधर उधर मूव करते रहते हैं, एक जगह पे नहीं रुकते। लेकिन अगर हम सॉलिड के पार्टिकल्स को देखें तो उनके बीच में हमें दिख रहा है कि जो स्पेस जो है वो बहुत कम है, उनमें फ्री मूवमेंट नहीं हो पाती है। तो इस केस में क्या होता है, जो सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो अपनी ही जगह पे जो है वाइब्रेट करते रहते हैं, एक जगह रुके हुए नहीं होते, ये अपनी ही जगह पे जो है वाइब्रेट करते रहते हैं। नेक्स्ट जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक आती है वो कहती है कि दे अट्रैक्ट ईच अदर। मतलब ये जो छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल्स हैं जिनसे मैटर बना हुआ है उनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या करती है, इन पार्टिकल्स को एक दूसरे की तरफ खींचती है और जो है इन्हें जो है फ्रीली मूव करने से रिस्ट्रिक्ट करती है। अब हम देखें सॉलिड, लिक्विड और गैसेस में इनका क्या डिफरेंस रहेगा। देखो सॉलिड के केस में पार्टिकल बहुत नज़दीक है। ये क्यों है, क्योंकि इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ज़्यादा है, इसीलिए जो ये क्लोजली पैक्ड हैं। लिक्विड में केस में क्या होता है कि जो इन पार्टिकल्स हैं उनके बीच में जो अट्रैक्शन की फोर्स है वो थोड़ी कम हो जाती है सॉलिड से, इसलिए वो जो है ज़्यादा मूव कर पाते हैं इधर उधर। और अगर हम गैसेस की बात करें तो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत कम होती है और गैसेस के जो ये पार्टिकल्स है वो फ्रीली कहीं पे भी किसी भी डायरेक्शन में जो है मूव करते रहते हैं।
अब हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे। इसमें हमने क्या किया, एक बीकर है उसमें हमने वाटर लिया हुआ है। इसमें क्या करेंगे, हम जो है स्पून से जो है सॉल्ट ऐड करेंगे, और जब हम इसको पानी को स्टिर करेंगे तो क्या होगा, थोड़ी देर के बाद जो है पानी में जो है नमक सारा का सारा घुल जाएगा। वो नमक हमें दिखाई भी नहीं देगा इसमें। तो ऐसा क्यों हुआ? ये जो प्रोसेस थी इसे कहा जाता है डिफ्यूजन, जिसमें एक मैटर के पार्टिकल्स जो है दूसरे मैटर के पार्टिकल्स में जो है बिल्कुल घुल गए। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो हमारे पार्टिकल्स हैं उनके बीच में स्पेस होता है। तो एक मैटर के पार्टिकल जो है उन दूसरे मैटर के पार्टिकल्स के स्पेसिस के बीच में जो है वहाँ डिफ्यूज़ कर जाते हैं। डिफ्यूजन को कैसे डिफाइन करते हैं कि डिफ्यूजन क्या है, एक प्रोसेस है जिसकी वजह से जो पार्टिकल्स हैं वो हायर कंसंट्रेशन वाले एरिया से जो है लो कंसंट्रेशन वाले एरिया में जो है चले जाते हैं। इसका एक बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है, घर में कभी भी अगर किचन में खाना बन रहा होगा तो वहाँ जो किचन हॉट कुक्ड फूड होगा उसकी जो खुशबू है वो आप तक रूम तक पहुँच जाती है। वो क्यों होता है? क्योंकि जो वो उसकी खुशबू है, खाने की खुशबू है, वो आपके रूम वाली एयर में डिफ्यूज़ करती है और आप तक पहुंच जाती है। इसीलिए आपको जो है पता चल जाता है कि वहाँ पर जो है खाना बन रहा है। इस तरह के और एग्जांपल्स क्या हैं कि कमरे के किसी एक रूम में अगर हम परफ्यूम को छिड़केंगे तो वो सारे के सारे जो है पूरे रूम में फैल जाएगा। शुगर और सॉल्ट वाला एग्जाम्पल हमने अभी चेक कर लिया। अब इस डिफ्यूजन की इंपॉर्टेंस कैसे है, क्या है? डिफ्यूजन हेल्प्स अस इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब देखो, जो हम सांस लेते हैं, जैसे हम ऑक्सीजन को ब्रीथ करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, तो इन दोनों का जो एक्सचेंज होता है हमारे लंग्स में वो भी डिफ्यूजन की वजह से ही होता है। तो डिफ्यूजन एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जो कि हमारे जीने के लिए भी बहुत ज़रूरी है। अब आती है स्टेट्स ऑफ मैटर। जो हमने मैटर की बात कर रहे थे, उस मैटर की कितनी स्टेट्स होती है। यहाँ देखो, हम बात करेंगे कि 3 प्राइमरी स्टेट्स के बारे में। हम प्राइमरी क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इनकी 3 स्टेट्स के अलावा भी और स्टेट्स होती है जो आगे हम पढ़ेंगे, जैसे जैसे जो है चैप्टर्स आएंगे उनमें हम उनके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन अभी के लिए सिर्फ इतना जानना ज़रूरी है कि जो 3 प्राइमरी स्टेट्स होती है मैटर की वो कौन कौन सी है। सबसे पहली आती है हमारे पास सॉलिड, सेकेंड आती है लिक्विड और थर्ड आती है गैसेस। सॉलिड, लिक्विड और गैसेस, ये 3 स्टेट्स हैं मैटर की, और इनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या क्या हैं। सॉलिड की क्या होती है, एक डेफिनेट शेप होती है और डेफिनेट वॉल्यूम होती है। मतलब सॉलिड की शेप डेफिनेट है, वो ऐसे ही अपनी शेप जो है चेंज नहीं करता रहता, और उसकी वॉल्यूम भी जो है वो डेफिनेट रहेगी। और पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड। द सॉलिड में जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत ज़्यादा क्लोजली पैक्ड होते हैं, इसी की वजह से उसकी जो है डेफिनेट शेप और वॉल्यूम होती है। नेक्स्ट आते हैं हम लिक्विड पे। लिक्विड में देखो, वॉल्यूम तो डेफिनेट है लेकिन उनकी शेप जो है वो डेफिनेट नहीं होती। लिक्विड को आप जिस भी कंटेनर में डालोगे ये उसकी शेप ले लेगा, लेकिन वॉल्यूम उनकी सेम रहती है, डेफिनेट रहती है। अगर 1 लीटर वाटर है, आप उसको चाहे बॉटल में डालो चाहे कंटेनर में डालो, उसकी वॉल्यूम 1 लीटर ही रहेगी, लेकिन वो शेप जो है कंटेनर्स के हिसाब से चेंज कर लेता है। इसमें क्या होता है कि जो पार्टिकल्स लेस क्लोजली पैक्ड होते हैं, लेस किसकी सेंस में, सॉलिड से कंपेरिजन की सेंस में। सॉलिड्स में जितने क्लोजली पैक्ड पार्टिकल्स हैं उससे कम क्लोजली पैक्ड पार्टिकल्स होते हैं लिक्विड के केस में। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास गैसेस। गैसेस हमारे पास क्या है, जिनमें ना ही डेफिनेट शेप होती है, ना ही उनकी डेफिनेट वॉल्यूम होती है। इसमें क्या होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा दूर होते हैं और वो जो है फ्रीली मूव करते रहते हैं। इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बहुत कम होती है। 3 स्टेट्स ऑफ मैटर है, इनके करेक्टरिस्टिक्स कंपैरिजन में हम स्टडी करते हैं कि क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं इनके। तो हमारे पास 3 स्टेट्स आ गई, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। सबसे पहली जो हमने अभी स्टडी किया कि डेफिनेट शेप होती है सॉलिड की, डेफिनेट वॉल्यूम होती है। लिक्विड में क्या होता है, डेफिनेट वॉल्यूम होती है, नो डेफिनेट शेप। और गैसेस में ना ही डेफिनेट शेप होती है ना ही वॉल्यूम होगी।
सेकंड आते हैं सॉलिड, क्या होते हैं, इनकम्प्रेसिबल, आप उनको कंप्रेस नहीं कर सकते। लिक्विड क्या है, स्लाइटली कंप्रेसिबल है, थोड़ा सा आप उन्हें कंप्रेस कर सकते हैं। लेकिन जो गैसेज है वो हाईली कंप्रेसिबल है। ऐसा क्यों होता है, स्पेसिंग की वजह से, जो मैटर के बीच की स्पेसिंग है उसकी वजह से। सॉलिड में जो है जगह ही नहीं है, उनके बीच में स्पेसिस ही नहीं है बिल्कुल भी, तो कंप्रेस नहीं कर पाते हम। लिक्विड के केस में थोड़ी जगह है तो वो कंप्रेस हो जाते हैं थोड़े से, लेकिन गैसेस के केस में बहुत जगह है, इसलिए वो हाईली कंप्रेसिबल होती है। डेंसिटी का भी सेम ही है, क्योंकि सॉलिड के केस में जो क्या है, मैटर्स जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत क्लोजली पैक्ड है, इसलिए उनकी डेंसिटी जो है हाई होती है। लिक्विड के केस में मॉडरेट होती है, और गैसेस के केस में क्या होती है, उनकी डेंसिटी लो डेंसिटी होती है। एग्जाम्पल्स ले लेते हैं, सॉलिड स्टेट की एग्जाम्पल्स क्या क्या आ जाएंगे हमारे पास, आइस, वुड, आयरन, जो भी आपको चीज़ें दिख रही है, पेन, टेबल एक्सेट्रा, ये सारी सॉलिड स्टेट आ जाती है। लिक्विड में हमारे पास क्या आ जाएगा, वाटर, ऑयल, अल्कोहल, मिल्क एक्सेट्रा। और गैसेस में जो भी सारी गैसेस है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारी की सारी जो है हमारी क्या है, गैसियस स्टेट में होती है। जो वाटर है वो तीनों स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है, जो हम बचपन से देखते आ रहे हैं। सॉलिड में वो एग्जिस्ट करता है आइस की फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में होता है वो वाटरी, और गैशियस फॉर्म में वो आता है हमारे पास वेपर में। मतलब कि एक ही मैटर है, वो तीनों स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ये हमारे मैटर्स हैं वो स्टेट्स चेंज कर सकते हैं, मतलब कि स्टेट्स इंटरचेंजेबल है। डायग्राम में देखते हैं कि जो सॉलिड है, सॉलिड जो है लिक्विड में भी कन्वर्ट हो सकते हैं, और लिक्विड जो है सॉलिड में भी कन्वर्ट हो सकता है। लिक्विड जो है सॉलिड में भी कन्वर्ट हो सकता है, और गैसेस में भी कन्वर्ट हो सकता है। और गैसेस जो है वो सॉलिड में भी कन्वर्ट हो सकती है, और लिक्विड में भी कन्वर्ट हो सकती है। और सॉलिड जो है गैसेस में भी कन्वर्ट हो सकता है, और गैसेस सॉलिड में भी कन्वर्ट हो सकती है। मतलब ये जो सारी की तीनों स्टेट्स हैं ये आपस में इंटरचेंजेबल है। अब ये कौन सी प्रोसेसेस है जिनके थ्रू ये चेंजेस आते हैं स्टेट ऑफ मैटर में, वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आता है हमारा पास मेल्टिंग और फ्यूजन। मेल्टिंग और फ्यूजन जैसे आप सबने सुना ही होगा, कभी भी अगर सॉलिड जो है लिक्विड में कन्वर्ट होगा तो उसे हम क्या कहते हैं, मेल्ट हो गया, वो मेल्टिंग। दूसरा आता है फ्रीजिंग या सॉलिडिफिकेशन। अगर लिक्विड जो है हमारा सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा तो उसे हम कहते हैं कि वो फ्रीज हो गया है, फ्रीजिंग या सॉलिडिफिकेशन। ठीक है, तो फ्रीजिंग और सॉलिडिफिकेशन क्या है, जब लिक्विड आपका सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। थर्ड प्रोसेस आती है हमारी इवेपोरेशन। इवेपोरेशन में क्या होता है, जो लिक्विड है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, गैस में। इसके बाद आती है हमारी कंडेंसेशन। कंडेंसेशन में क्या हो रहा है कि जो गैस है वो कन्वर्ट होती है हमारी लिक्विड में। और लास्ट आती है हमारी सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या है, सब्लिमेशन में सॉलिड जो है डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है गैस में। मतलब सॉलिड लिक्विड में ना कन्वर्ट होने के बजाय डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाए, उस प्रोसेस को कहा जाता है सब्लिमेशन, या वाइस वर्सा अगर ये प्रोसेस होगी तो उसे हम क्या कह देते हैं, डेपोजिशन। मतलब अगर गैसेस डायरेक्टली जो है सॉलिड बन जाए तो उसे क्या कहा जाता है, डेपोजिशन। इस केस में क्या है, जो सॉलिड और गैसेस है वो लिक्विड स्टेट में एंटर नहीं करती, डायरेक्टली इंटरचेंज हो जाती है। अब हम देखते हैं कि जब ये मैटर की जो स्टेट्स हैं जब ये चेंज होती है तो मैटर के अंदर क्या प्रोसेसेस होती है। सबसे पहले द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स चेंजेस। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, जो एनर्जी मोशन की वजह से होती है। हमने पढ़ा था कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो कॉन्टीन्यूस मोशन में होते हैं, मतलब उनकी कोई ना कोई काइनेटिक एनर्जी है। तो जब ये स्टेट चेंज करेंगे तो इनकी काइनेटिक एनर्जी जो है पार्टिकल्स की वो भी चेंज कर जाएगी। अब हमने पढ़ा था कि सॉलिड स्टेट में क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी बहुत कम होती है क्योंकि अपनी जगह पे वाइब्रेट कर रहे होते हैं। अगर वो सॉलिड से लिक्विड स्टेट में जाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, बढ़ जाएगी। लिक्विड से गैसेस में जाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। अगर इसका रिवर्स प्रोसेस होता है, अगर गैसेस में जो काइनेटिक एनर्जी है, अगर गैसेस से ये लिक्विड में जाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सेम केस है, लिक्विड से अगर सॉलिड में जाएंगे तो जो काइनेटिक एनर्जी सॉलिड के केस में होगी वो लिक्विड वाली काइनेटिक एनर्जी से कम होगी।
नेक्स्ट आता है हमारा द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बिटवीन द पार्टिकल्स आर ऑल्टर्ड। जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है हमने पढ़ी थी पहले, उनके केस में भी क्या होगा, वो भी जो है चेंज हो जाएगी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस भी। अगर स्टेट चेंज होगी तो जाहिर सी बात है कि जो उनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं वो भी क्या होंगी, चेंज होंगी। जैसे कि सॉलिड स्टेट में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बहुत ज़्यादा होती है, बहुत स्ट्रांग होती है। अगर सॉलिड से लिक्विड में जाएंगे तो ये क्या होगा, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस घट जाएंगी। लिक्विड से गैसियस में जाएंगे तो ये इंटरमोलिकुलर फोर्सेस और ज़्यादा घट जाएंगी। अगर इसका रिवर्स होता है, गैसियस से लिक्विड में कन्वर्ट होते हैं तो इंटरमोलिकुलर फोर्स बढ़ रही है। लिक्विड से सॉलिड में जाएंगे तो इंटरमोलिकुलर फोर्स बढ़ रही है। नेक्स्ट आता है द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स बिकम्स मोर और लेस ऑर्डर्ड। जो पार्टिकल्स की अरेंजमेंट है उनका ऑर्डर भी चेंज होता है। मतलब कि जो सॉलिड होते हैं, हमने पढ़ा था कि जो सॉलिड होते हैं उस केस में क्या होते हैं, जो पार्टिकल्स वो क्लोजली होते हैं पैक्ड, मतलब वो मूव नहीं करते ज़्यादा, उनके बीच में स्पेस भी कम होता है, मतलब वो ज़्यादा ऑर्डर में होते हैं। ठीक है। लिक्विड के केस में क्या होता है, उनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स कम होती है, स्पेस थोड़ा बढ़ जाता है। इस केस में उनमें मूवमेंट होती रहती है ज़्यादा, तो इसमें उनका ऑर्डर जो है वो डिक्रीज़ कर जाता है। सेम केस गैसेस के केस में, उनमें जो है ऑर्डर बिल्कुल भी नहीं होता है, क्योंकि इंटरमोलिकुलर फोर्स बहुत कम होती है उस केसेस में। अगर रिवर्स में दिख जाएगा, गैसियस से लिक्विड में जाएंगे तो क्या होगा, ऑर्डर जो है इंक्रीज करता जाएगा। गैसियस में कम ऑर्डर होता है, लिक्विड में थोड़ा ज़्यादा ऑर्डर होगा, और सॉलिड में सबसे ज़्यादा ऑर्डरली अरेंज्ड होते हैं पार्टिकल्स। नेक्स्ट आता है एनर्जी इज ईदर एब्जॉर्ब्ड और रिलीज्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एनर्जी पे क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, एनर्जी या तो एब्जॉर्ब होती है या रिलीज होती है। ठीक है। अब देखो, कोई भी मैटर जो है हमारा सॉलिड स्टेट में है, ठीक है। अब वो क्या है, सॉलिड से लिक्विड में क्या है, ऑटोमेटिकली नहीं कन्वर्ट होगा। तो उस केस में क्या होता है, अगर हम इस सॉलिड मैटर को क्या करेंगे, हीट करेंगे, मतलब क्या कर रहे हैं, हम एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं इसको। अगर हम सॉलिड को हीट एनर्जी देते हैं तभी वो जो है लिक्विड की स्टेट में जो है कन्वर्ट होगा। मतलब सॉलिड जो है एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, फिर वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। लिक्विड से अगर गैसियस स्टेट में जाना है तो भी हमें हीट करना पड़ेगा, तो उस केस में भी क्या हो रहा है, लिक्विड एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है और फिर वो गैसियस स्टेट में जा रहा है। लेकिन अगर इसका रिवर्स प्रोसेस देखते हैं, मान लीजिए कोई गैसियस स्टेट में वेपर है हमारे, अगर उन्होंने लिक्विड स्टेट में वाटर में कन्वर्ट होना है तो वो क्या करेंगे, एनर्जी को रिलीज करेंगे, कूलिंग हो जाएगी, और तब वो जा करके क्या हो जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब लिक्विड स्टेट में है वाटर मान लेते हैं, अगर उसको हमने फ्रीज करना है, सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट करना है, तो उसको हम और कूल करेंगे तो मतलब और एनर्जी रिलीज होगी, तब जा करके वो सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट होगा। तो इस तरह से स्टेट्स जब अपनी जो स्टेट्स है वो जब चेंज होती है मैटर की, तो उस केस में एनर्जी रिलीज और एब्जॉर्ब होती है। नेक्स्ट आता है दी वॉल्यूम एंड डेंसिटी ऑफ मैटर टिपिकली चेंजेस। दी वॉल्यूम एंड डेंसिटी ऑफ मैटर टिपिकली चेंजेस। सेम केस है, इसमें भी क्या होगा कि वॉल्यूम और जो डेंसिटी है मैटर की, जब वो स्टेट चेंज करेगा तो वो भी चेंज कर जाती है। जैसे हम देखते हैं जो सॉलिड है, सॉलिड के केस में क्या होता है, डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, पार्टिकल्स जो हैं क्लोजली पैक्ड है। ठीक है। अब क्लोजली पैक्ड हैं तो क्या होगा, उनकी जो वॉल्यूम है वो भी कम ऑक्यूपाई करेंगे। जब सॉलिड से लिक्विड स्टेट में जाते हैं तो क्या हो जाएगा, एक तो उनकी डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में स्पेस बढ़ गया। तो मतलब क्या हुआ, एक तो डेंसिटी डिक्रीज कर जाएगी और वॉल्यूम भी इंक्रीज कर जाएगी, क्योंकि पार्टिकल्स के बीच में स्पेस ज़्यादा हो चुका है। सेम केस है, लिक्विड से गैसियस स्टेट में जाएंगे तो क्या हो जाएगा, डेंसिटी और डिक्रीज कर जाएगी, वॉल्यूम और बढ़ जाएगी। इसका रिवर्स चलता है, जब हम गैसियस से लिक्विड स्टेट में आते हैं उस केस में क्या होगा, डेंसिटी बढ़ जाती है, वॉल्यूम घट जाती है। लिक्विड से अगर हम सॉलिड स्टेट में आएंगे तो उस केस में भी क्या होगा, डेंसिटी बढ़ जाएगी और वॉल्यूम जो है घट जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं हम लेटेंट हीट। तो लेटेंट हीट क्या है, लेटेंट हीट वो हीट एनर्जी है जो रिक्वायर्ड है किसी भी मैटर की स्टेट को चेंज करने के लिए।
विदाउट चेंजिंग इट्स टेम्परेचर। मतलब कि अगर मैटर को किसी एक स्टेट से दूसरी स्टेट में हमने कन्वर्ट करना है, उसके लिए जो हीट रिक्वायर्ड होती है उसे कहा जाता है लेटेंट हीट। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर जो नोट करने वाली है कि विदाउट चेंजिंग इट्स टेम्परेचर। इसका क्या मतलब हुआ? मान लेते हैं हमारे पास क्या है, आइस पड़ी हुई है। अब हमने आइस को क्या करना है, कन्वर्ट करना है वाटर में। ठीक है, जब हम आइस को वाटर में कन्वर्ट करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी। ठीक है, मान लेते हैं आइस का टेम्परेचर अभी जो है 0 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, जब हम इसको हीट करना स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा कि आइस का टेम्परेचर जो है वो 0 डिग्री ही रहेगा, लेकिन आइस जो है धीरे धीरे कन्वर्ट होना स्टार्ट कर जाएगी किसमें, वाटर में। तो जो ये हीट रिक्वायर है जो इस आइस को वाटर में कन्वर्ट कर देगी, लेकिन टेम्परेचर आइस का 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा, 0 से ऊपर नहीं जाएगा, उस हीट को कहा जाता है लेटेंट हीट। ठीक है, क्या कहते हैं कि लेटेंट हीट इज द हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ ए मैटर और स्टेट ऑफ ए सब्सटेंस विदाउट चेंजिंग इट्स टेम्परेचर। मतलब टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, सिर्फ जो है स्टेट चेंज हो रही है। लेटेंट हीट जो है दो टाइप की होती है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लेटेंट ऑफ फ्यूजन कौन सी, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कौन सी हुई, जो हमने यहाँ अभी बात कही जब आइस से वाटर में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ये इसकी डेफिनेशन क्या होती है कि द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट क्यों, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट से ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर जो है वो सेम रहता है, टेम्परेचर चेंज नहीं होता इस केस में। तो मेल्टिंग पॉइंट पे अगर 1 kg सॉलिड को हमने लिक्विड में कन्वर्ट करना है, उसके लिए जितनी हीट चाहिए होगी उसे कहा जाता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। नेक्स्ट है हमारे पास लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ लिक्विड टू गैस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। इस केस में क्या हो गया कि जो हीट है, जो हमारे को हीट एनर्जी की रिक्वायरमेंट है 1 kg लिक्विड को कन्वर्ट करने के लिए गैस में, और यहाँ पे क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर। तो बॉइलिंग पॉइंट पे अगर 1 kg लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए जितनी हीट चाहिए हमें, उसे कहा जाता है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। यहाँ पे एक चीज़ और आ गई है, ऐड हुई है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। देखो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है इसके बारे में हम आगे बात करेंगे कि प्रेशर कैसे इफ़ेक्ट करेगा लेटेंट हीट को। अब ये जो लेटेंट हीट है उसका हमारा डेली लाइफ में क्या रोल है। देखो लेटेंट हीट हमें बताती है कि आइस जब मेल्ट करती है तो उसका जो टेम्परेचर है वो राइज नहीं करता। ठीक है, या वाटर जो है जब बॉईल करना स्टार्ट कर देता है तो वो 100 डिग्री से ऊपर नहीं जाता जब तक जो है पूरी तरह से जो वो इवेपोरेट ना हो जाए। क्यों? क्योंकि इसमें जो है चेंज विदाउट चेंज इन टेम्परेचर होता है। ठीक है, अब बात करते हैं इफ़ेक्ट्स ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन स्टेट्स ऑफ मैटर। अब टेम्परेचर और प्रेशर का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है स्टेट्स ऑफ मैटर पे, वो देख लेते हैं। टेम्परेचर का क्या इन्फ्लुएंस रहेगा, सबसे पहले बात आती है टेम्परेचर की। टेम्परेचर का क्या इन्फ्लुएंस रहेगा, हमने अभी देखा कि जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ करता है तो सॉलिड जो है लिक्विड में कन्वर्ट होते हैं और लिक्विड जो है गैसेस में कन्वर्ट हो जाते हैं। अगर इसका उल्टा देखें, वाइस वर्सा देखें, तो टेम्परेचर अगर डिक्रीज़ करेगा तो गैसेस क्या होती है, लिक्विड में कन्वर्ट होती है और लिक्विड जो है सॉलिड में कन्वर्ट कर जाते हैं। प्रेशर का क्या इन्फ्लुएंस रहेगा कि अगर हम प्रेशर को इंक्रीज़ करते हैं तो गैसेस जो हैं क्या हो जाएगी, लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एलपीजी। एलपीजी जो घरों में हमारे पास सिलेंडर आते हैं एलपीजी के, वो क्या होता है, सिलेंडर्स में क्या होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होती है। वो है तो पेट्रोलियम गैस है, लेकिन उसको अंडर प्रेशर डाल करके जो है लिक्विफाई किया जाता है और सिलेंडर में भरा जाता है, फिर वो घरों में सप्लाई की जाती है। तो वो प्रेशर डाल करके उसको जो है लिक्विड में कन्वर्ट किया जाता है, तब वो फिल किए जाते हैं सिलेंडर्स। अब एक कॉन्सेप्ट आता है हमारे पास इवेपोरेशन का। इवेपोरेशन क्या चीज़ है, देखो इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है इवेपोरेशन और बॉइलिंग में।
तो इवेपोरेशन समझते हैं पहले। इवेपोरेशन क्या है? इवेपोरेशन इज ए प्रोसेस ऑफ लिक्विड चेंजिंग इनटू गैस बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। मतलब बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर हमने कहा था वो होता है जो कि लिक्विड जो है जिस टेम्परेचर पे जो है गैसीय स्टेट में कन्वर्ट कर जाता है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि जो लिक्विड है वो इस बॉइलिंग टेम्परेचर से बिलो ही, मतलब बॉइलिंग टेम्परेचर अभी पहुंचा भी नहीं था उससे पहले ही जो है अपनी जो है स्टेट चेंज कर देता के गैसेस में कन्वर्ट हो जाता है। उस प्रोसेस को कहा जाता है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन से क्या होता है? हमारे पास कूलिंग होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इवेपोरेशन का जो कूलिंग वाला फिनोमेना है इसी के बेसिस पे जो है बहुत सारी प्रोसेसेस है हमारी डेली लाइफ की जो हमें समझ में आएंगी। अब ये कूलिंग होती क्यों है? अब देखो हमारे पास मान लो वाटर पड़ा हुआ है। अब वाटर जो है हमने जब उसको हीट करेंगे बॉइलिंग टेम्परेचर पे लाएंगे तब तो वो नॉर्मली बॉईल कर करके जो है गैसीय स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन मान लेते हैं हमारे पास एक बीकर में वाटर पड़ा हुआ है। इनमें क्या होगा? इसमें जो बहुत सारे पार्टिकल्स हैं उनकी सबकी क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी होगी अलग अलग। अब क्या होगा कि जो यहाँ सरफेस के पास कुछ पार्टिकल्स हैं वो किसी भी टेम्परेचर पे या रूम टेम्परेचर पे वो क्या करते हैं, उनमें वो इस सरफेस को एस्केप कर जाते हैं। ठीक है, अब ये बॉइलिंग टेम्परेचर पे नहीं है, रूम टेम्परेचर पे ही है। कुछ पार्टिकल्स जो है यहाँ से जो है एस्केप करते रहते हैं। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि जो लिक्विड के पार्टिकल्स हैं उनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम है। तो कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्लस उनकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो सॉलिड से ज़्यादा होती है। इस वजह से क्या होता है, कुछ पार्टिकल्स जो है यहाँ से एस्केप करते रहते हैं। तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? इवेपोरेशन। अब इवेपोरेशन क्या होता है कि इवेपोरेशन के टाइम ये जो पार्टिकल्स हैं ये थोड़ी सी एनर्जी जो है आसपास से या सराउंडिंग से एब्जॉर्ब करते हैं, तब इस सरफेस से बाहर निकल जाते हैं। अब जब ये एनर्जी लेते हैं सरफेस से तो क्या होगा? एनर्जी किस फॉर्म में लेंगे? ये हीट की फॉर्म में, मतलब कि आसपास से हीट को एब्जॉर्ब कर लेंगे। जब ये हीट को एब्जॉर्ब करके जो है गैसियस फॉर्म में चले जाएंगे तो जो सराउंडिंग्स हैं इनकी, उनका टेम्परेचर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो इस वजह से जो है इवेपोरेशन की वजह से जो क्या होता है? कूलिंग इफेक्ट आता है। अब जो इवेपोरेशन है वो 4 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। ये फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला आता है हमारा टेम्परेचर। टेम्परेचर का अगर हम देखें, हमने कहा है कि ये जो टेम्परेचर है बॉइलिंग पॉइंट तक नहीं जाएगा, उससे नीचे ही रहेगा। उससे नीचे कितना भी नीचे हो सकता है। मान लेते हैं जैसे सर्दियों के दिन हैं तो टेम्परेचर कम होगा, उस केस में इवेपोरेशन थोड़ी कम होगी। गर्मियों के केस में क्या है, टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा होगा तो इन पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी तो ये इजीली जो है एस्केप कर जाते हैं सरफेस को। तो ये जो टेम्परेचर है उसकी वजह से भी इवेपोरेशन पे क्या होगा? इफेक्ट पड़ेगा। अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो ज़्यादा इवेपोरेशन हो जाएगी, टेम्परेचर कम होगा तो कम इवेपोरेशन होगी। नेक्स्ट आता है सरफेस एरिया। अब हमने यहाँ पे समझा कि जो ये इवेपोरेशन हो रही है वो सरफेस से पार्टिकल जो है एस्केप कर रहे हैं। मतलब ये क्या है? एक सरफेस का कॉन्सेप्ट है, मतलब कि सरफेस फिनोमिना है। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा, अभी देखो बीकर में इतनी जगह है तो यहाँ पे जो ऊपर वाले पार्टिकल्स है सिर्फ वही एस्केप कर सकते हैं। अगर बीकर ज़्यादा बड़ा होता तो वो ज़्यादा पार्टिकल्स के पास ऑप्शन होती कि वो एनर्जी गेन करके जो है सरफेस से बाहर निकल जाएं। तो मतलब अगर ज़्यादा सरफेस एरिया होगा तो ज़्यादा इवेपोरेशन होगी, कम सरफेस एरिया होगा तो कम इवेपोरेशन होगी। नेक्स्ट आता है हमारा ह्यूमिडिटी। सबसे पहले ह्यूमिडिटी क्या होती है? ह्यूमिडिटी जनरल भाषा में अगर समझें तो ह्यूमिडिटी क्या है? जो एयर है उसमें कितने वाटर वेपर्स हैं उसको हम क्या कहते हैं? ह्यूमिडिटी कहते हैं। अब ह्यूमिडिटी कैसे इफ़ेक्ट करेगी इवेपोरेशन पे? अब मान लीजिए किसी रूम में कुछ एयर है। अब एयर के बीच में कुछ स्पेसेस हैं, पार्टिकल्स के बीच में होते हैं। अब अगर वहाँ पर पहले से ही वेपर्स बहुत ज़्यादा हैं तो उसके बीच में क्या होगा कि उन्होंने स्पेसिस को कवर कर रखा होगा वेपर्स ने। ठीक है, मतलब कि ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो उन्होंने वहाँ पे जगह पहले से घेर रखी हुई है। तो यहाँ से जो नए पार्टिकल्स एस्केप करके जाना चाहेंगे उनको जगह कम मिलेगी एयर में।
तो ह्यूमिडिटी अगर ज़्यादा होगी तो इवेपोरेशन क्या होगी, कम हो जाएगी। तो ये इन्वर्स प्रोपोर्शन है, इन्वर्स रिलेशन है। नेक्स्ट आता है हमारे पास विंड स्पीड। देखो विंड स्पीड क्या करती है, मान लेते हैं यहाँ पर जो है ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, ठीक है, इस बीकर के ऊपर जो है ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है। अब यहाँ से अगर हवा चलती है तो क्या करेगी, इस ह्यूमिड एयर को यहाँ से हटा देगी, ठीक है, और यहाँ पे जो है ह्यूमिडिटी कम हो जाएगी। तो यहाँ पे पार्टिकल्स को क्या होगा, जगह मिल जाएगी इस एयर में आने के लिए, तो इवेपोरेशन क्या होगा, बढ़ जाएगी। तो जितनी ज़्यादा विंड स्पीड होगी हमारे पास जो है इवेपोरेशन भी उतनी ही ज़्यादा होगी, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेंगे। तो ये थे 4 फैक्टर्स जो इवेपोरेशन को इफ़ेक्ट करेंगे। नेक्स्ट आता है एप्लीकेशन ऑफ इवेपोरेशन। इवेपोरेशन मैंने जैसे कहा था एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। अब क्या क्या एप्लीकेशंस हैं, सबसे पहले तो हमें ये कैसे पता चलेगा, हम कह रहे हैं कि आसपास जो एयर है उसमें वेपर्स होते हैं, वो कैसे पता चलेगा। अगर हम एक गिलास में आइस क्यूब्स रखते हैं और उसको वैसे ही कमरे में छोड़ देते हैं तो थोड़ी देर के बाद हम क्या देखते हैं कि उसके बाहर जो क्या है, वाटर ड्रॉपलेट्स बन जाते हैं। तो ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स है वो गिलास के बाहर कहाँ से आए, ये जो वो वेपर्स कंडेंस हुए हैं जो कि एयर में पहले से प्रेजेंट थे। तो ये प्रूव करता है कि जो हमारे पास आसपास एयर होती है उसमें जो है कुछ वेपर्स होते हैं जिसे हम ह्यूमिडिटी कहते हैं। अब इवेपोरेशन की क्या क्या एप्लीकेशंस आती है, सबसे पहले आता है ड्राइंग ऑफ क्लोथ्स। अब हम कपड़े धोते हैं और जब हम उन्हें सूखने डालते हैं तो क्या होता है कि जो गीले कपड़े हैं उनसे जो पानी है वो इवेपोरेट होता है और वो सूख जाते हैं। इवेपोरेशन होगी तभी वो सूखेंगे। कूलिंग इफेक्ट ऑफ स्वेट। अब गर्मियों में क्या होता है कि हमें पसीना आता है, अब पसीना आता है तब हमें क्या क्या होता है, थोड़ा रिलैक्स फील होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब हमें पसीना आता है, पसीना जब भी इवेपोरेट करेगा तो वो क्या करेगा, आसपास से हीट एब्जॉर्ब करेगा, मतलब हमारी बॉडी से हीट एब्जॉर्ब करेगा, और हमारी बॉडी से हीट एब्जॉर्ब करेगा तो हमें क्या हो जाएगा, कूलिंग इफेक्ट मिलेगा, हम रिलैक्स हो जाएंगे। वाटर केप्ट इन अर्दन पॉट या मटके में पानी रखा हुआ जो है वो समर्स में क्या हो जाता है, ठंडा रहता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि मटके में क्या होता है, छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिनके थ्रू जो है पानी जो है सरफेस पे आता रहता है मटके के, वो सरफेस पे आता है और वहाँ से इवेपोरेट होता रहता है। इवेपोरेट होगा तो वो क्या करता रहेगा, कूलिंग इफेक्ट देता रहेगा, इसलिए मटके का पानी हमेशा जो है ठंडा रहता है। वी आर एबल टू सिप हॉट टी और ए मिल्क फास्टर फ्रॉम ए सॉसर देन फ्रॉम ए कप। अब इस केस में कौन सा कॉन्सेप्ट लगा कि जो सॉसर है उसका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है और कप का सरफेस एरिया कम होता है। अब सॉसर का सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो उसमें ज़्यादा इवेपोरेशन हो जाएगी, ज़्यादा इवेपोरेशन होएगी तो ज़्यादा कूलिंग इफेक्ट होगा और जल्दी से जो है चाय और मिल्क जो है पीने लायक हो जाएगी। लेकिन कप में जो है सरफेस एरिया कम है तो इस वजह से जो क्या होगा, उसकी इवेपोरेशन भी कम होगी और इसलिए हमें जो है उससे चाय या दूध पीने में जो है टाइम लगेगा। A palm feels colder when we put some acetone or the petrol or a perfume on it. अगर हम अपने हाथ पर परफ्यूम छिड़कते हैं, बहुत ही कॉमन एग्जांपल है, हाथ पर परफ्यूम छिड़कोगे तो आपको ठंडा फील होता है। वो क्यों होता है, क्योंकि परफ्यूम जो है एकदम से इवेपोरेट कर जाता है और वो जो है हीट को जो है एब्जॉर्ब करता है। वो हीट को एब्जॉर्ब करेगा तो हमें क्या होगा, कूलिंग इफेक्ट फील होगा। अब बॉइलिंग और इवेपोरेशन हमने दोनों चीज़ें समझ ली है। अब इनके बीच में हम डिफरेंस समझते हैं, बेसिक डिफरेंस क्या क्या है इन दोनों के बीच में। पहले तो हमें ये पता है कि जो बॉइलिंग है वो क्या है, एक बल्क फिनोमेना है। जैसे हमने इवेपोरेशन कहा कि वो सरफेस से ही होती है इवेपोरेशन, बॉइलिंग जो है बल्क में होती है, मतलब कि पूरे की पूरी बॉडी में होती है। पार्टिकल्स फ्रॉम द बल्क ऑफ द लिक्विड गेन एनर्जी टू चेंज इनटू वेपर स्टेट, मतलब वो सिर्फ सरफेस पे नहीं होती है, पूरे लिक्विड में होगी। इनके बीच में डिफरेंस क्या है बॉइलिंग और इवेपोरेशन के बीच में, सबसे पहला अकर्स एट ए स्पेसिफिक टेम्परेचर कॉल्ड द बॉइलिंग पॉइंट। जैसे हमने कहा था कि जो बॉइलिंग है वो एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे होती है जिसको हम क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। और इवेपोरेशन जो है किसी भी टेम्परेचर पे हो सकती है बिलो बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग हैपन्स थ्रू आउट द एंटायर लिक्विड, ये पूरे लिक्विड में होती है बॉइलिंग। लेकिन जो इवेपोरेशन है वो कहाँ होगी, सरफेस पे ही होगी, सरफेस के थ्रू ही होगी इवेपोरेशन।
रिक्वायर्स एन एक्सटर्नल हीट सोर्स। जो बॉइलिंग करवानी है तो हमें क्या है, बाहर से अलग से जो है हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी, एनर्जी जो है देनी पड़ेगी। लेकिन इवेपोरेशन क्या करती है कि ये जो है एक्सटर्नल हीट की ज़रूरत नहीं होती, इसको आसपास से जो भी हीट मिलती है वो उसको ही अब्जॉर्व करके जो है इवेपोरेशन हो जाती है। बॉइलिंग पॉइंट जैसे हम एग्जांपल लें कि जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन वाटर के अगर कहीं पे भी अगर पड़ा होगा या गिरा होगा, मान लेते हैं अगर ट्रे के फ्लोर पे अगर वाटर पड़ा हुआ है तो वो उस टेम्परेचर पे भी जो है इवेपोरेट हो जाता है, रूम टेम्परेचर पे भी। तो इवेपोरेशन के लिए कोई टेम्परेचर नहीं होता। लास्ट में इस चैप्टर में जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे हम उनको भी देख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है हमारे पास कि जो 0 डिग्री सेल्सियस है वो कितना होता है, 273.15 केल्विन के इक्वल होता है। ये दोनों किस चीज़ के यूनिट्स हैं, टेम्परेचर को मेजर करने के यूनिट्स हैं। अब ये जो कन्वीनियंस के लिए 273 ले लेते हैं, 0.5 को जो है हम इग्नोर कर देते हैं। अब इसके क्वेश्चंस भी आ जाते हैं एग्ज़ाम में कई बार कि हमें जो है एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करना होता है। तो अगर टेम्परेचर को, अगर हमारे पास केल्विन स्केल में टेम्परेचर दिया हुआ है, उसको हमने सेल्सियस में करना है, सेल्सियस स्केल में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, 273 सब्ट्रैक्ट कर देंगे केल्विन वाले टेम्परेचर से। और रिवर्स करना है तो सेल्सियस स्केल को अगर हमने केल्विन स्केल में करना है तो 273 हम सिंपल सी ऐड कर देंगे उसमें, तो हमारे पास जो है दोनों का इंटर कन्वर्जन हो जाएगा। कुछ जो यूनिट्स हैं, कुछ जो इम्पोर्टेंट हमने क्वांटिटीज़ पढ़ी है, उनके एसआई यूनिट्स जो हैं वो यहाँ पर दिए हुए हैं, ये आपको याद रखने हैं। जैसे टेम्परेचर का एसआई यूनिट क्या आता है हमारे पास, केल्विन, और इसका सिंबल क्या है, कैपिटल के। लेंथ का है मीटर, इसको कैसे नोट करते हैं, स्मॉल एम से। मास का एसआई यूनिट क्या है, किलोग्राम, किलोग्राम को कैसे करते हैं, केजी से। वेट का है न्यूटन, इसको करते हैं एन से। वॉल्यूम का है क्यूबिक मीटर, इसको करते हैं एम क्यूब से। डेंसिटी का होता है किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, केजी पर मीटर क्यूब। और प्रेशर का होता है पास्कल, इसको हम डिनोट करते हैं पी ए से। ये थे कुछ यूनिट्स। तो इसी के साथ हमारा जो है ये चैप्टर का कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो ख़त्म होते हैं। बहुत ही इजी है, किसी को कोई भी डाउट होगा तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं, मैं उनके डाउट्स को क्लियर करूंगा। और अगर क्वेश्चन आंसर्स या एक्सरसाइज से रिलेटेड अगर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट में करके बताएं, मैं उसके लिए भी एक अलग से वीडियो बना दूंगा। इसी के साथ हम इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।